शिक्षकों की नियुक्ति कनीय अभियंताओं के विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। महोदय, आज बिजली और गन्ना और कृषि रोड मैप पर हम लोग कार्य स्थगन भी दिए हैं, उस पर विचार होना चाहिए। महोदय, सरकार आखिर कब जवाब देगी? ये सदन का चलाने का क्या औचित्य है अगर जो सरकार विपक्ष के विषय पर न चर्चा कराए न जवाब दे, और कोई भी सरकार का जवाब नहीं आया। जितने विषय उठाया गया इस सदन में सरकार का जवाब नहीं, प्रश्नों पर भी सरकार का ढंग से जवाब नहीं आता है। तो महोदय, आज किसानों की आय कम होते जा रही है, किसानों की बदहाल स्थिति, कृषि रोड में 4 आ गया, 3 का समीक्षा तक नहीं हुआ। कृषि में कितना आपका सब्सिडी में धांधली है महोदय, किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर तो सरकार जवाब दे। आज इजराइल मंसूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, उस पर भी चर्चा नहीं हुआ। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्री शर्मा जी, अजीत शर्मा जी। मैंने जो नियम 105 के तहत चर्चा कराए जाने की सूचना दी थी, उस पर सर अध्यक्ष महोदय निर्णय लीजिए, क्योंकि यह राहुल गांधी जी को सदस्यता समाप्त लोकतंत्र की हत्या है। इस पर चर्चा कराने के लिए हमको क्या हुआ सर, वो जानना चाहते हैं। यह बहुत जरूरी है सर। अब देखिए भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष बोल लिए, उनको भी बुलवाया, आप क्यों ऐसा करते हैं? लोकतंत्र की हत्या है। आपको समय दिया, उनको भी समय दिया। सत्यदेव राम जी, माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी महोदय, बिहार के भूमिहीन आवासहीन सभी जिलों से गर्दनी बाग में आए हुए हैं और उनकी मांग है महोदय कि बिहार के सभी भूमिहीन आवासहीन लोगों को 10 डिसमिल जमीन देने की देखिए माननीय सदस्य जी, और उनको जो कहना है वो कह रहे हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। बनाए ताकि बिहार में कोई व्यक्ति 10 डिसमिल से कम जमीन वाला न रहे, ये हम मांग करते हैं सदन। अच्छा, स्थान ग्रहण कीजिए। थे कि सार लाल कपड़ा देखकर हड़क जाता है, भड़क जाता है, उसी तरह मंसूरी जी का नाम सुनते ही लोग भड़क जाते हैं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम अपना पूछता हूँ, और पूरा चूंकि नेट स्लो था सर, इसी वजह से उसका ये नहीं निकाला जा सका, तो कृपया विधानसभा के माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा आसन से कि अब सत्र समापन की तरफ जा रहा है, इसलिए जो प्रश्न काल है या अन्य काल है कृपया बाधित न करें, इसलिए कि संयुक्त रूप से सब लोगों का प्रश्न है, सब लोगों के अन्य जो ध्यानाकर्षण है, तो शून्यकाल है। आप इत्मीनान से अपने प्रश्नों को जो हम पुकारते हैं, आप सप्लीमेंट्री पूछिए, सरकार जवाब देगी, आप सप्लीमेंट्री पूछिए, तो शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूं। सर, नेट स्लो होने की वजह से सर उत्तर नहीं मिल सका है। अगर आपकी कृपा हो सर तो माननीय मंत्री पढ़ दें सर। पूछिए। माननीय मंत्री पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन। अध्यक्ष महोदय, खंड ख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 29/1998 212 दिनांक 17/3/2022 द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सहमति शुल्कों को पुनरीक्षण 5 वर्षों के उपरांत किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद अधिसूचना संख्या 37 दिनांक 20/12/2021 द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सहमति शुल्कों का पुनरीक्षण किया गया है। खंड 2 सहमति शुल्कों का निर्धारण
उद्योगों की कुल पूंजीगत लागत के आधार पर किया गया है। उद्योगों की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों के लिए सहमति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सहमति शुल्क 5 वर्षों पर एक बार देय होता है। इस प्रावधान से उद्यमियों को 5 वर्षों में एक बार सहमति नवीकरण में सहूलियत होती है। खंड 3, चूंकि ये शुल्क 5 वर्षों में एक बार देय है एवं इसका पुनरीक्षण वर्ष 2016 के पश्चात किया गया है, इसे वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट बड़ी प्रयत्नशील है कि यहाँ पर उद्योग लगे, और उद्योग धंधा लगाने के लिए जरूरी है कि उद्योग लगाने वालों को सहूलत दी जाए। और इस वक्त 2018-19 का जो जीडीपी का रेट रहा है वो 11.3% रहा है, जो बहुत ही संतोषजनक नहीं है। और इन उद्योगों का जीडीपी में बड़ा रोल होता है। माननीय सदस्य पूरक पूछे। सर वही कि सरकार ने तो अपना जवाब दे दिया। सर सरकार को ही सर वो कि इन्होंने 5-5 गुना बढ़ा दिया है सर, रिन्यूअल में बढ़ा दिया है, एनओसी में बढ़ा दिया है, तो उसको कम कराया जाना चाहिए ताकि लोगों को उद्योग लगाने में, बेरोजगार उद्योग लगाते हैं, कम पूंजी वाले उद्योग लगाते हैं, ताकि उसको आसानी हो। क्या सरकार इन शुल्कों में कटौती करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। महोदय, सरकार ने बहुत सोच समझकर इसे उद्योगपतियों के लिए, छोटे उद्योगपति हो या बड़े उद्योगपति, सबकी सुविधा के अनुसार इसे पुनरीक्षित किया गया है। 25 लाख रुपए के पूंजी निवेश पर मात्र 5,000 और 15,000 दो शुल्क सीटीई और सीटीओ लगाए गए हैं, जो 5 वर्ष पर दें। ये प्रति वर्ष नहीं दिया जा रहा है, 5 वर्षों पर। 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ के अंदर 15,000 रुपए और 45,000 रुपए। 5 करोड़ से ऊपर परंतु 10 करोड़ से के पूंजी के नीचे यह 35,000 रुपए और 70,000 रुपए। 10 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से नीचे 75,000 और 1 लाख रुपए। उसी तरह 50 करोड़ से ऊपर के पूंजी पर मात्र 1.5 लाख और 2.25 लाख रुपए। महोदय, 5 वर्षों पर इतना शुल्क, मैंने प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में, चाहे जल का उपयोग हो या फिर वायु प्रदूषण, सबसे संबंधित है। इसका सहमति शुल्क लिए जाने का की परंपरा रही है और 5 वर्षों बाद ही इसका पुनरीक्षण हुआ है। इसलिए मैं महोदय, उद्योग लगाने वालों जो लगाए हुए हैं उन लोगों के से भी कंसेंट लिया गया था और उनकी सहमति के साथ सरकार ने इस प्रयोग को किया है। मैं समझता हूं कि यह उद्योग लगाने के क्षेत्र में उद्योगपतियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। माननीय सदस्य। एक पूरक है सर। माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा मैंने बिहार के विकास के लिए टैक्स बढ़ाया सर, मैं उसका आपत्ति नहीं करता हूं, लेकिन मेरा एक वो है कि कम से कम 1 लाख 2-4-5 लाख रुपए करोड़ तक के लिए जो लोग पूंजी लगा रहे हो, नए व्यापारी हैं, नए उद्योगपति हैं, तो उनके शुल्क में कम से कम कमी कराई जाए सर। माननीय मंत्री, आपने जवाब दिया है, लेकिन जो पूछे हैं उनको इस पर भी संतुष्ट कर दीजिए। महोदय, कम शुल्क भी लगना चाहिए, क्योंकि जो समय कम उद्योगपति है, हैं, मिलने में दिक्कत हो उनको जाएगी। लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी चीज के प्रति वो जिम्मेवार हैं। इसलिए इस तरह के शुल्क से सिर्फ आर्थिक मामला ये नहीं है, ये है एक तरह से कि आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े हुए हैं और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी ने प्राधिकृत कर दिया है माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी को। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह पूरक पूछें। अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं है मेरे पास, तो मैं कुछ हैं? जवाब नहीं है। अभी जस्ट हमारे पास अभी किया है सूचना, इसे जवाब दिलवा दीजिए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय सदस्य तैयार होकर के नहीं आया है, जवाब तो रात ही चला गया। महोदय पढ़ देता दीजिए। पढ़ देता हूं महोदय। खंड 1। शांति शांति। वस्तु स्थिति यह है कि U-21-22 के अनुसार 75,466 सरकारी विद्यालयों में से 75,161 विद्यालयों में
19,453 इकाई शौचालय उपलब्ध है, जिनमें से 1,81,718 इकाई क्रियाशील है। शेष विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता के अनुसार शौचालय निर्माण का प्रस्ताव समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 23-24 में दिया जा रहा है। वस्तुतः शौचालय का लगातार क्रियाशील रहना उनके साफ सफाई एवं रखरखाव पर निर्भर करता है। शौचालय के साफ सफाई एवं रखरखाव के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। 1 से 30 नामांकन वाले विद्यालय के लिए 10,000 रुपया। 2, 31 से 21 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 25,000 रुपया। 101 से 250 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 50,000 रुपया। 251 और 1,000 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 75,000 रुपये और 1,000 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 1,00,000 रुपये। उक्त राशि में न्यूनतम राशि 10% एवं 25% का व्यय स्वच्छता गतिविधियों पर सुनिश्चित करने का निर्देश पूर्व से निर्गत है। वित्त वर्ष 22-23 में विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत लक्ष्य 66,141 एवं 9,283 के विरुद्ध क्रमशः 65,843 एवं 9,239 द्वारा व्यय हेतु वित्तीय अधिसीमा निर्धारित कर विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया। महोदय, उक्त के अलावे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास मद की राशि भी उपलब्ध है, जिससे साफ सफाई एवं रखरखाव किया जा सकता है। साफ सफाई एवं रखरखाव की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 3793 दिनांक 5/7/22 एवं पत्रांक 637 दिनांक 2/2/23 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश निर्गत है। खंड 2, वित्तीय वर्ष 22-23 के समग्र शिक्षा के पूरक बजट में 6796 इकाई बालक शौचालय एवं 7360 इकाई बालिका शौचालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वस्तु स्थिति यह है कि इस संबंध में विभागीय पत्रांक 3793 दिनांक 5/7/2022 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। यदि विद्यालय में शौचालय, मूत्रालय तथा पेयजल स्रोतों की क्रियाशीलता, साफ सफाई एवं रखरखाव की स्थिति चिंतनीय पाई जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। महोदय, माननीय सदस्य पूरक पूछें। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य के अंदर प्राथमिक विद्यालयों से लेकर और उच्च विद्यालयों तक जो स्थिति बना हुआ है शौचालय का, वो सर्वविदित है। और एक कहावत है कि लेखा न बही, आज शिक्षा मंत्री जो कहे सही, लेकिन यहाँ लेखा बही ठीक है और धरती पर शून्य है। आप राज्य के अंदर, सभी माननीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, राज्य के अंदर किसी भी विद्यालय में चले जाइए, 10% भी शौचालय के अंदर या अन्य रख रखाव की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो विषय है समिति, इनके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर गहनता से लेते हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी गठित करें और राज्य के अंदर जितने भी विद्यालय है उसकी क्या स्थिति है। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस विषय को लाल किला से गहनता से लिया था कि गांव, गलियारा, खेत, खलियान, विद्यालय, महाविद्यालयों के भी शौचालय बनना चाहिए। तो क्या सरकार इन विद्यालयों में यह सरकार आश्वासन देना चाहिए कि हम समय सीमा निर्धारित कर कि सभी विद्यालयों में शौचालय बनवाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट है उत्तर में, माननीय सदस्य ध्यान नहीं दिए होंगे। 3 पत्राचार उच्च शिक्षा विभाग उच्च स्तर से एसीएस के माध्यम से विद्यालयों को गया है और कमेटी जो काम कर रही है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन कार्रवाई का अधिकार है। महोदय, इस संबंध में कुछ ऐसे विद्यालय हैं, ऐसा भी नहीं है
और ऐसा भी नहीं है कि 15-16 साल में ही सब में गड़बड़ी नहीं हुआ, 7वें महीना में सब गड़बड़ी हो गया महोदय। तो समग्र शिक्षा अभियान की जो राशियां दिल्ली से आनी है, जो महोदय अभी नाम ले रहे थे, तो वहां से तो क्या आती है सो तो अभी तत्काल भी आप बजट का लेखा जोखा ले सकते हैं महोदय। भारत सरकार का सहयोग न के बराबर होता है महोदय इस मामले में, और ये चिंताजनक स्थिति है। बावजूद भी माननीय सदस्य को ये मैं जानकारी दूं कि स्पष्ट रूप से सरकार इन विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त रखी है, आगे और निगरानी कड़ी की जाएगी, और जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगा वहां भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी पत्राचार सरकार ने अपर मुख्य सचिव के स्तर से किया है महोदय। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाए, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो साफ है। ये स्वीकार किया गया है कि शौचालय है, कुछ जगह कमी होगी, लेकिन ये साफ लिखा गया है कि 50% स्कूलों में शौचालय बेकार है। माननीय मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया है कितना रुपया दिया जाता है, राशि दी जाती है, और उन्होंने 2 पत्र का हवाला दिया है। एक पत्र तो मानवर जो पूर्व शिक्षा मंत्री है उनके समय का है, जुलाई का, और दूसरा पत्र जब एक क्वेश्चन किया गया महोदय तब दिया, फरवरी में। खैर वो विवाद का विषय मेरे लिए नहीं है। मेरा विषय महोदय ये है कि जो पैसा यहाँ से जा रहा है, पूरा तंत्र शिक्षा विभाग का महोदय, विद्यालय है, विद्यालय के ऊपर उनका जो प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है, तो किसी ने इसका निरीक्षण किया, और अगर सब ठीक है और गड़बड़ नहीं है, सरकार का है गड़बड़ नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो कितने विद्यालयों के लिए रिपोर्ट हुआ, कितने पर कार्रवाई हुई? महोदय आप जवाब सवाल देखिए महोदय, ये माननीय विधायक ने प्रश्न किया है, क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले विद्यालय प्रशासन और पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? महोदय मेरा सवाल कार्रवाई का है। आपका पूरक नंद किशोर बाबू, आपने तो पूछ ही दिया। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, अभी जवाब आपने विस्तृत रूप से महोदय दिया है, महोदय लेकिन माननीय एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं महोदय, और सामने वाले साहबों के लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। समग्र शिक्षा पर फरवरी 2027 तक 1,81,176,05 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। उक्त मद में भारत सरकार का हिस्सा रुपया 10,905.63 करोड़ होता है, मगर इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से आज तक नियमानुसार 10,000 में से महोदय आपके प्रश्न के जवाब हुआ, आप बैठ गए, अब माननीय नंद किशोर बाबू ले लिए हैं, इसलिए आपको इजाजत ना मिलेगा। चलिए, केंद्र सरकार अपने हिस्से का 10,009 पूछ भी लिया है। मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवाइए ना महोदय। मैं उसी का दे रहा हूँ। केंद्र सरकार का हिस्सा, मैंने कहा है कि माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। कहाँ दे रहे महोदय? हस्तान ग्रहण किया जाए ना महोदय हस्तान ग्रहण किया। मैं सुगम और सुलभ जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार का हिस्सा 10,905.63 करोड़ में से अभी तक मुश्किल से 1,855.65 करोड़ ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भारत सरकार के सहयोग को हम लोग सब लोग जाने, इस बात की आवश्यकता है महोदय। और माननीय सदस्य ने जो कही है बात कि कितने में है कितने में नहीं है, तो अलग से प्रश्न लेंगे तो दे देंगे जवाब। देखा जाए महोदय, प्रश्न का अंतिम पंक्ति देखा जाए महोदय, मैंने कोई विषय प्रश्न से बाहर का नहीं किया। आप शांति बनाए रखें महोदय, मैंने कोई प्रश्न बाहर का नहीं किया है। कितने पर कार्रवाई हुई ये प्रश्न में लिखा हुआ है महोदय, वही बात पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री, आपने कार्रवाई माने अपने स्तर से, सरकार के स्तर से कार्रवाई आपने किया है? अगर कार्रवाई किया है तो इसकी जानकारी दीजिए। महोदय कार्रवाई की जा रही है, और इसके लिए सरकार का स्तर से पत्र दियो जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्गत है महोदय। ठीक, अब माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, हो गया ना अध्यक्ष महोदय,
ऑनलाइन उत्तर दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय। हाँ तो लेकिन वो कहिए, आप पठनीय पूरा नहीं है, लेकिन पूछिए। मैं घुमा फिरा के पढ़ लिया हूँ। अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार है ये हम सभी लोग इस पर वाकिफ हैं अध्यक्ष महोदय। आप अध्यक्ष शांति महोदय, बनाए रखें। भारत सरकार ने तारकिशोर बाबू, अध्यक्ष महोदय, तारकिशोर बाबू पूर्व उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने आपके 3 मार्च 2021 को एक गजट प्रकाशित किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 18 तरह की सेवाएं आधार ई-केवाईसी एवं फेस लिस्ट के माध्यम से देने का नोटिफिकेशन किया अध्यक्ष महोदय। और ये 18 तरह की सेवाएं बिना परिवहन विभाग कार्यालय जाए हुए घर में बैठ के आधार ई-केवाईसी एवं फेस लिस्ट के माध्यम से मिल सकती है। और लोग जो भ्रष्टाचार जो जाने पर पैसा लगता है उससे वंचित हो सकता है। देश के कई राज्य अध्यक्ष महोदय इसको लागू कर दिए अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो गजट है 3 मार्च 2021 का, माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया अध्यक्ष महोदय कि इसको जो है हम जो है ये जो देते हैं लाइसेंस उसको जो है हम आधार लाइसेंस आधार पर जो है, मेरा ये प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि 18 तरह की सुविधाएं जो लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर किराए पर खरीद पर आधार ई-केवाईसी आप पूरा पूछिए ना, अल्पसुचित का समय भी तो खत्म हो गया। फेस लिस्ट के माध्यम से कब तक बिहार में जो है आम उपभोक्ता को यह जो है सुविधा देना चाहती है सरकार? यह मेरा सीधा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचार से लोग बच सके। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सारथी 40 सॉफ्टवेयर वर्ष 2018 से राज्य में लागू है। सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल ओटीपी समय का बर्बाद हो रहा है, जवाब है मेरे पास जो पढ़ रहे हैं। नहीं दे पाएगी। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने सारथी वाला प्रश्न किया है, ऑलरेडी देखिए 2018 से और 2021 से भी लागू है और इस पर काम भी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? जो अच्छा देखो, शांति बनाए रखें। माननीय मंत्री, आप अपना उनके प्रश्न के पूरक के जवाब आपने दे दिया या अभी देना चाहती है? दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल ओटीपी ऑथेंटिकेशन आधारित घर बैठे आवेदन करने की व्यवस्था है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1026 दिनांक 3/3/2021 को बिहार राज्य में यथास्थिति लागू किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 6352 दिनांक 6/10/2021 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है। निर्देश के आलोक में आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर लाइसेंस निर्गत का कार्य अक्टूबर 2021 से विभाग द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो किया वो कार्रवाई हो कर नहीं, जो उत्तर अध्यक्ष महोदय वही पढ़ दिया गया। हम लोग जब कहते हैं पढ़ने के लिए तो आपका निर्देश मिलता है कि नहीं ऑनलाइन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट है, अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि फेसलेस के माध्यम से और आधार बनाए रखें, महत्वपूर्ण है भाई, पूरा बिहार में का मामला है। आपका ये कहिए। अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि आधार ई-केवाईसी एवं फेसलेस की सुविधा बिहार में भी उपलब्ध है अन्य राज्यों के तरह, तो अभी तक कितने जो है लोगों को सुविधा मिली आधार ई-केवाईसी एवं फेसलेस के माध्यम से? जो मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है, तो ये बताएं। अगर नहीं है तो कब तक ये सुविधा चालू कर देंगे जो आम उपभोक्ता को कार्यालय में नहीं जाना पड़े? अध्यक्ष महोदय, आप बच्चे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ। महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, जो हम लोगों ने और सदन के सारे लोगों ने सुना है, कि जैसा हमने सुना शायद 6 अक्टूबर 2021 की तिथि इन्होंने बताई है कि 6 अक्टूबर 2021 से जिस सारथी पोर्टल की बात आप कह रहे हैं
उस पर बिहार सरकार ने उसको एडॉप्ट करके उसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन लेके ये लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई सरकार कर रही है। इसलिए ये कहना कि बाकी राज्यों ने कर लिया हम लोग नहीं किए हैं, सो बात नहीं है। अगर उसमें कोई अतिरिक्त सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो दे दीजिएगा, सरकार विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, ये जो बोले हैं ना कि 21 से सुविधा प्रारंभ, ये ओटीपी के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, ओटीपी के माध्यम से आवेदन दिया जाता है और सारा पेपर ले जाके लर्निंग लाइसेंस के लिए जैसे एग्जाम देना है, सब कुछ करना है, तो वो ऑफिस में जाते हैं उपभोक्ता, अध्यक्ष महोदय, तब वो सुविधा मिलती है। आधार, ई-केवाईसी और फेसलेस में यह सुविधा है अध्यक्ष महोदय कि आप ऑनलाइन ही 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो ऑनलाइन ही आपको जो है ये सारी सुविधा मिल जाएगी। तो ये अध्यक्ष महोदय मेरा फिर एक प्रश्न, आधार, ई-केवाईसी और फेसलेस की सुविधा क्या बिहार में अन्य राज्यों की तरह जो उपभोक्ता जो है भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, क्या सरकार इसको लागू करना चाहती है? ये अभी जाना पड़ता है कार्यालय में अध्यक्ष महोदय, कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, मेरा ये नहीं तो उनसे सूचना मांग लीजिए, ले लीजिए। माननीय मंत्री ने बता दिया है, हमने भी कहा है कि जहां तक पोर्टल की बात है, बिहार में भी उस पोर्टल के माध्यम बनाए रखे। भाई वीरेंद्र नहीं, उस माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जो सारथी 4 पोर्टल है उसके माध्यम से दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कुछ उसमें और एडिशनल चीज और एडिशनल सर्विसेज दिया जाए तो वो आप दे दीजिए, लेकिन प्रश्न के जो मूल में लगता है कि बिहार सरकार सारथी पोर्टल एडॉप्ट नहीं कर रही है, वैसी स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी सारथी 4 पोर्टल एडॉप्टेड है और उसमें अगर आपको और कुछ सुविधा चाहिए तो वो दीजिए। हमारा जो लाइसेंस होल्डर है या जो गाड़ी मालिक हैं, जो गाड़ी ड्राइविंग का लाइसेंस चाहते हैं, उनके हित में जो भी अच्छी सुविधा देने की बात होगी सरकार उस पर विचार करेगी। सरकार विचार करेगी, गंभीरता से इस पर विचार करिए। 5 सेकंड मैंने कहा कि सरकार गंभीरता से इस पर विचार। 5 सेकंड सर। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में संबंध नहीं है, तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आप बैठ जाइए, हो गया। अब सरकार ने तो कहा कि दीजिए, गंभीरता से विचार करेगी सरकार। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद, तारांकित प्रश्न आप पूरक पूछा जाए। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन प्रश्न को गौर से महोदय देखा जाए। खंड 1 में मैंने माननीय मंत्री जी से बहुत साधारण सवाल किया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में 22 से लेकर 25 तक स्नातक में 40% सीट खाली रह गई है। बहुत साधारण सवाल है महोदय, क्यों खाली रह गई? तो मंत्री जी कहते हैं कि छात्रों की रुचि नहीं है। अब बताइए, छात्रों को क्यों रुचि नहीं है, आप ये बताइए। आप पूरक पूछिए महोदय। तो मंत्री जी, आपने तो प्रश्न जो पढ़ किए हैं, प्रश्न ही कर रहा हूं महोदय। ये तो 1 का 2 इसमें लिखवे जी जी। खंड 1 का उत्तर उन्होंने दिया है कि छात्रों को पढ़ा जाए महोदय। संबंधित विश्वविद्यालय में वस्तुतः ऐसे विषय भी हैं जिनमें छात्र छात्राओं को रुचि कम रहने के कारण नामांकन की संख्या स्वीकृत सीटों की अपेक्षा कम रहती है। तो किन किन विषयों में छात्रों को रुचि नहीं है और उन विषयों के लिए क्या माननीय मंत्री जी क्या फॉर्मूला तय करना चाहते हैं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय सदस्य जवाब नहीं पढ़ पाए लगता है ठीक से, उत्तर भी देखेंगे महोदय। इसमें स्पष्ट है कि इसको रुचिकर बनाने के लिए इनफ्लिवनेट से MOU हुआ है, जो मेरे ही कार्यकाल में हुआ है महोदय, जब मैं इस प्रभार में आया हूं शिक्षा मंत्री के प्रभार में। उसके बाद राज्य अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को नेक ग्रेडिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई 3 ट्रेनिंग हो चुकी है महोदय। ये 7 महीना के अंदर लंबित परीक्षा सत्रों को नियमित करने हेतु सरकार जो प्रयास कर रही है महोदय, वो स्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षा परिषद जो सरकार का है, बिहार सरकार का, उसकी एक कमेटी बनाई गई है और मगध विश्वविद्यालय ज्यादा इसमें परेशानी का कारण था, तो वहाँ कई सत्र के परीक्षा फल भी प्रकाशित हो चुके हैं।
तो इस तरह के सरकार प्रयास कर रहे महोदय। चौथा उत्तर जो दिया गया है, सदस्य माननीय सदस्य पढ़े होंगे कि सकल नामांकन दर 12.1 से बढ़कर 15.9% हो गई है 2021 में। तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है महोदय, इसलिए सरकार प्रयासरत है। माननीय सदस्य और कोई पूरक करना चाहे तो पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, उसमें इन्होंने नैक की बात की है और नैक का काम है कॉलेजों के ग्रेडिंग का। तो इससे कॉलेजों का ग्रेडिंग हो जाएगा तो छात्र उससे कॉलेज तय कर सकेंगे कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। नैक का ये काम है। तो इससे कैसे बढ़ जाएगा आपका नामांकन? क्या आधारभूत संरचना की स्थिति आपको अपने महाविद्यालयों के संबंध में पता है कि उसकी आधारभूत संरचना ठीक है, उसमें गुणवत्ता की क्या स्थिति है? इस संदर्भ में तो माननीय मंत्री जी बताएं, ताकि मैं प्रश्न आपसे विभाग से कर रहा हूं। संस्थाएं बन रही है, वो संस्थाएं इसको प्रोत्साहित करेगी, लेकिन कॉलेज क्या करेगा महोदय? मंत्रालय क्या करेगी? आपका विभाग क्या करेगा? बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य और सदन के लिए इतनी जानकारी देना श्रेयस्कर होगा महोदय कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के सरकार के जो प्रयास हो रहे हैं, लगभग 4000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का, 4000 के आसपास शिक्षकों की बहाली का, फिर उसके लिए हाईकोर्ट में अभी रोक लगी है तो बाधा खड़ी हुई है। लेकिन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी न रहे, इसके लिए सरकार तत्पर है और विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि आप अतिथि शिक्षकों की बहाली करिए। इम्प्लीमेंट से मैंने ये जो हमें ऑनलाइन सुविधा होगी किताबों को पढ़ने लिखने की, इससे एमओयू किया गया है। और नेक ग्रेडिंग तो उसी महाविद्यालय का होता है महोदय जहां सब कुछ आधारभूत संरचना से लेकर के और सारे शिक्षण का कार्य अच्छा होता है। और क्या उपाय किए जा सकते हैं माननीय सदस्य, उपाय बता दें। मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हूं, उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं महोदय। ये फेंकने वाली बात है। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को कहीं न कहीं महोदय स्पेसिफिक पर आ रहा है महोदय। इनके अधिकारियों को बुद्धि का अहंकार हो गया है महोदय, और वो प्रश्न कुछ रहता है उसमें झाड़ते कुछ है। हम एक महाविद्यालय अपने विधानसभा क्षेत्र का इनको बता रहे हैं, डीबी कॉलेज, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर 2019 के दिसंबर में घोषणा कर दिए थे कि इसको हम विकसित करेंगे, इसका हम सब कुछ करेंगे। नैक का ग्रेडिंग होने के बावजूद आज तक वहां भवन बनने की कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षक का तांता लगा हुआ है, लेकिन कहां बैठ के पढ़ाएगा? एक छात्र नहीं आ रहा है, वहां भवन नहीं है महोदय, और जिले का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है महोदय। तो ये कैसे चाहते हैं कि बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार होगा? माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी। महोदय माननीय सदस्य जिस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में सवाल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी अलग से ले लेंगे, अलग से ले लेंगे। बता दिए महोदय, स्पेसिफिक मांगते हैं माननीय मंत्री महोदय, सब स्पेसिफिक जानकारी मांगते हैं। माननीय अरुण शंकर प्रसाद जी सदस्य, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप कुछ स्पेसिफिक और वह कॉलेज जहां पर मुख्यमंत्री जी गए थे तो आप उसको लिख करके, चूंकि मुख्यमंत्री गए थे जो आप बोल रहे हैं, आप लिख करके माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा और मंत्री जी दिखलवा लेंगे, और दिखलवाने के बाद जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई को करेंगे। श्री नरेंद्र नारायण यादव माननीय सदस्य। हम तो कहिए थे, आप बैठिए ना। अरे अरुण बाबू आसन ने कह दिया है, आप जो प्रश्न उठाए मैंने कहा कि उसको स्पेसिफिक लिख कर दे दीजिएगा। मैंने कहा कि उस पर समुचित कार्रवाई मंत्री जी करेंगे। पूरे सुधार के दिशा में सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। श्री नरेंद्र नारायण यादव माननीय सदस्य। पूछता हूं, उत्तर प्राप्त है। मेरा एक पूरक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।
कि मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार जब पंचायत स्तर पर स्टेडियम का निर्माण भविष्य में कराएगी तो क्या खुरहान मध्य विद्यालय के प्रांगण को उसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग। महोदय, उत्तर तो स्पष्ट है, लेकिन मैं फिर से पढ़ देता हूं। वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। मधेपुरा जिला अंतर्गत आलम नगर प्रखंड के उच्च विद्यालय खापुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 103/2017 द्वारा दी जा चुकी है। जिला पदाधिकारी मधेपुरा के पत्रांक 94 25/3/2023 के साथ संलग्न पत्र कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल मधेपुरा के पत्रांक 504 दिनांक 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्टेडियम का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। संभवतः माह अप्रैल 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कोई वर्तमान में संचालित योजना नहीं है महोदय। तो उत्तर तो स्पष्ट हम पढ़ दिए थे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने जो उन्होंने जवाब दिया, आप क्या और पूरक पूछना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक पूरक पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भविष्य में जब सरकार पंचायत स्तर पर स्टेडियम का निर्माण करेगी तो क्या मध्य विद्यालय खुरहान के प्रांगण को उसमें सम्मिलित किया जाएगा? विचार निश्चित रूप से माननीय सदस्य की जो भावना है, आगे अगर पंचायत स्तर पर योजना होगी तो हम लोग माने आगे अगर योजना होगी तब प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है। माननीय श्री महानंद सिंह, आपको प्रश्न के जवाब मिल गए हैं ना? जी जी मिल गया। पूरक पूछा जाए। प्रश्न का जो जवाब मिल गया है अध्यक्ष महोदय, वो जवाब सही जवाब नहीं है महोदय। अरवल और कलेर प्रखंड के सोहसा, कमता, लक्ष्मणपुर, बाथे, वैना, अमरा, अरवल, दूना, छपरा, ये जगह है जहां से बालू निकाले जाते हैं महोदय। और उससे जितने भी लिंक सड़कें हैं वो सारे लिंक सड़कें खराब है महोदय, आना जाना मुश्किल है, गड्ढा हो गया है। और इसमें जवाब दिया गया है कि कोई खराब नहीं हुआ है। इसलिए पहले तो ये जवाब सही नहीं मिला है महोदय। दूसरा कि फसल के बारे में हम 3 सवाल किए थे महोदय, सड़क खराब, फसल बर्बादी और पानी का वाटर लेवल जो है, जल स्तर नीचे जाने का सवाल। तीनों जवाब सही नहीं मिला है महोदय। हम ये कहना चाहते हैं कि उस इलाके में जहां सड़कें बनी है, जो बनाया जाता है किसान से लेकर के महोदय, और उससे जो धूल उड़ता है, इतना धूल उड़ता है कि अगल बगल करीब 60 फीट इधर, 100 फीट और 100 फीट माननीय सदस्य, दोनों तरफ महोदय। माननीय सदस्य महोदय, ये आप पूरक तो पूछिए, उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा महोदय। उसी संदर्भ न समझेंगे तो पूरक भी समझ में नहीं आएगा महोदय। नहीं नहीं, आपने प्रश्न में ही ये सारे बातों को लिख दिया है महोदय। वो फसल धूल से बर्बाद हो जाता है महोदय, और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी छिड़कने का व्यवस्था है और फसल नहीं हो पाता है महोदय। सड़क बर्बाद है, फसल बर्बाद हो गया है महोदय। और उस इलाके में हम ये कहना चाहते हैं कि फसल के सुरक्षा के लिए और सड़क निर्माण के लिए ये पहला मेरा पूरक है कि सरकार क्या सोचती है, इस पर क्या ठोस कदम उठाएगी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के जवाब मैंने समहर्ता अरवल के पत्रांक 332 दिनांक 21/3/2023 द्वारा प्रवेदित है कि अरवल जिला अंतर्गत सोन नदी में बालू का उत्खनन एवं प्रेषण अनुमोदित खनन योजना से बिहार एवं राज्य के पर्यावरण समघात के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति निर्धारित क्षेत्र से निर्धारित मात्रा में बालू का खनन किया जाता है। वो डीएम अरवल से मैंने समहर्ता से जांच कराया हूँ, और जहां तक इनका कहना है, जांच में अरवल के समहर्ता ने माननीय मंत्री जी क्या रिपोर्टिंग की है? हाँ, वो मैं रिपोर्ट किए, वही तो मैं पढ़ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। उन्होंने रिपोर्ट किया है
कि नियमावली 2000 के अनुसार नदी में अखनित तल से बालू उत्खनन का अधिकतम गहराई 3 मीटर तथा कम किया जाता है। अब बालू उत्खनन से जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं है। और जो यहाँ इन्होंने जो प्रश्न किए पूरक में कि बालू खनन से फसल की सुरक्षा एवं सड़क की मरम्मती एवं अन्य नागरिक सुविधा प्रदान न की गई है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिला अंतर्गत राज्य के सभी जिला में डीएम को निर्देशित किया गया है कि जहां जहां घाट का उत्खनित होता है 2% काट करके जो उससे क्षति होता है, रोड हो या चापाकल या जो भी हो, वो विकास कार्य करेंगे। इसमें भी वह निर्देशित है कि राज्य अंतर्गत सभी जिला में समहर्ता द्वारा बंदोबस्ती स्वामित्व की राशि का 2% राशि काट कर जिला खनिज निधि में रखा जाता है एवं समहर्ता द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं में उक्त राशि से कार्य कराया जाता है। डीएम से मैंने जांच रिपोर्ट, अगर माननीय सदस्य का कुछ है तो और जिनसे कहे मैं जांच करा देता हूँ। महोदय, माननीय सदस्य महोदय, पहला जो प्रश्न था, उस सड़क जो है सोहसा से लेकर के अरवल तक आने में जितना भी घाट है महोदय, सोहसा लक्ष्मणपुर बात है, कमता जहां लक्ष्मणपुर बात है, बड़ा जनसंहार हुआ था महोदय, वो सड़क अब आने जाने लायक नहीं है महोदय। ये कमता बहना अमरा सब सड़कें जीर्ण शीर्ण हो गया है महोदय। आपको क्या पूछना है, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वो सड़क बनवाया जाए, पहला। दूसरा कि फसल बर्बाद होता है, उन किसानों का फसल का मुआवजा देने के पर विचार रखती है कि नहीं सरकार, ये था मेरा सवाल पूरक। और दूसरा जो था पूरक महोदय कि खनन जहां निर्बाध गति से जो निकाला जा रहा है, 3 मीटर की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं महोदय कि नहीं, अभी ठीक कह रहे थे, कहिए ना, तीसरा कहिए। हाँ, दूसरा मेरा महोदय है, दूसरा कहां से, तीसरा? अच्छा, तीसरा ही महोदय कि वहां 25 से 30 फीट जो नीचे गहरा करके निकाला जाता है, जिससे मलही पट्टी में 4 बच्चों के डूब जाने से मौत हो गई उसी गड्ढा के कारण महोदय। जनकपुर घाट में 1, उसके बाद कमता मठिया, बेलाव, ये सब जो बालू घाट से निकालने के बाद फिर जो भरने का जो प्रावधान है महोदय, वो नहीं भरा जाता है। इस वजह से वहां प्रायः लोग को डूबने से मौत हो जाती है। और जल स्तर, मैं कह रहा हूं महोदय कि कमता में 15 से 20 चापाकल सूख गए हैं, सोहसा में 15 से 20 चापाकल सूख गए महोदय। ये सोन तटीय इलाके में जब से बालू महोदय, 1 मिनट, जब से बालू महोदय बाबू जी सर, आपने प्रश्न किया, जल स्तर नीचे जा रहा है, जवाब मिला और आप पूरक पूछ रहे हैं, आप बहुत देर से पूछ रहे हैं जी। जल स्तर नीचे चला गया है महोदय, जिसका स्वीकार भी किए हैं माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जवाब में ही कहा था कि समहर्ता अरवल के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल अरवल द्वारा जांच किया गया एवं जांचों उपरांत 15/361 दिनांक 18/3/2023 के द्वारा समहर्ता अरवल को प्रतिवेदित किया गया कि अरवल एवं कलेर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर कराए गए सर्वे में भूमिगत जल स्तर का ट्रेंड अलग अलग पाया गया है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के जुलाई से दिसंबर महीने में जल स्तर नीचे पाया गया है, जिसका मुख्य कारण है कि औसत से कम वर्षा होने का है। महोदय, इसकी जांच करवाई जाए महोदय, इसके फिर से जांच करवा दी जाए। अच्छा, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी, आप जो है अपने स्तर से मुख्यालय से किसी को भेज करके, अब माननीय सदस्य जो कह रहे हैं जांच करवा लीजिए, ऐसे सरकारी जवाब में तो आपने कहबे किया है कि इस तरह के नियम है और उस नियम के मुताबिक जो समस्या होती है उस समस्या के निदान सरकार कराती है, परंतु किसी को भेज करके दिखलवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आ जाएंगे, जिनसे चाहे उनसे हम जांच को आसन ने कह दिया। श्री अमरजीत कुशवाहा माननीय सदस्य, अमरजीत कुशवाहा जी, मंटू जी।
बालू माफियाओं द्वारा आरा छपरा पुल पर कब्जा कर लिया गया है और अब तो छपरा से रेवा घाट तक कब्जा कर लिया गया है। गांव का गली गली मोहल्ला मोहल्ला अवैध ट्रैक्टर ट्रक से लोग परेशान है। माननीय सदस्य मंटू जी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से आप पूछिएगा। खनन से जुड़ा महोदय मामला माननीय मंत्री कोई जांचने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सूचना ग्रहण कीजिएगा। मंत्री महोदय कोई अधिकारी मैंने दे दिया, आप बच जाइए। माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा, आप पूछे। पूछता हूँ महोदय। मैंने कहा सरकार सूचना ग्रहण करे और देख ले कि वो जो सूचना दे रहे हैं उसके ऊपर मैंने कहा कि सरकार महोदय उत्तर जो प्राप्त आप माननीय पुराने सदस्य हैं और मंटू जी का नहीं था। राघवेंद्र बाबू महोदय आप शांति बनाए रखें जी। हो गए हम लोग जब पटना आते हैं तो कोइलवा पुल से लेकर के और बिहटा तक जो जाम की स्थिति रहती है, कभी कभी सदन में हम लोग मजबूर होकर के फिर आरा लौट जाते हैं। यह बालू का उत्खनन जो है सोन नदी में, स्थिति ये हो गई है कि कुछ दिनों में सोन नदी एक नाले में तब्दील हो जाएगा। वो जो उनकी व्यथा है वो सिर्फ उनकी व्यथा नहीं है, ये सारे लोगों की व्यथा है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि बालू का उत्खनन आप कृपा करके यदि हम लोगों को बचाना चाहते हैं तो बालू का उत्खनन सोन नदी में आप बंद कराइए। माननीय राघवेंद्र बाबू, आपने जानकारी दिया और मैंने सरकार को पूर्व में ही कह दिया है कि अपने स्तर से दिखलवा दीजिएगा और जो उचित कार्रवाई होगी वो कीजिएगा। माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा पुकार दिया हूँ। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है आपके पीड़ा के संबंध में, ये माननीय मंत्री जी स्वयं दिखलावेंगे और आपके पीड़ा से मुक्ति दिलाने की दिशा में समुचित कार्रवाई करेंगे। अमरजीत कुशवाहा माननीय सदस्य महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके खंड 2 में विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवागमन के साधन पर्याप्त होने के कारण आपने जवाब दे दिया है, कोई कठिनाई नहीं होती है। नहीं, अरे राम महोदय, महोदय मानिए राघवेंद्र बाबू, गोली चली थी तो पासपोर्ट पर गया था, आप नहीं थे, आपका क्षेत्र भी था। मानिए नहीं, अध्यक्ष महोदय एब्सेंट थे। माननीय सदस्य राघवेंद्र बाबू, आपका क्षेत्र में भी जांच किया जिसमें फाइन किया है। आपको मैंने नहीं पुकारा है। माननीय सदस्य, आपको समय दिया है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने कह दिया। अमरजीत कुशवाहा माननीय सदस्य, आप पूरे पूछिए। महोदय माननीय सर, आप बैठ जाइए। किसी का प्रश्न हो रहा है, उनको आप हेल्प कीजिए। स्नातकोत्तर के छात्रों का सवाल है, जिम्मेवारी है, उनको हेल्प कीजिए। और महोदय, छपरा जेपी विश्वविद्यालय में 3 जिला से छात्र परीक्षा देने के लिए आते हैं, जिसमें सिवान और गोपालगंज जिला काफी सुदूर पड़ता है। उसमें जो कहा गया है कि जो छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए जेपी यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनकी दूरी खास करके गोपालगंज जिला से जो भोरे और विजयपुर से जो बच्चे आते हैं उनकी दूरी काफी है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ट्रेन जो है आमतौर पे कैंसिल हो जाती है, जिस वजह से छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। और महोदय कह रहे हैं कि छात्रों को कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल उत्तर असत्य है। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो सबसे जरूरी है कि अगर जिला मुख्यालय के ही
कॉलेज में परीक्षा करा लिया जाएगा तो उसमें मंत्री जी को क्या दिक्कत है? हम तो समझ रहे हैं कि वहीं कराना चाहिए। आप पहचान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में 2 बात कही है महोदय, यूजी और पीजी के बारे में। तो माननीय सदस्य और सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जेपी यूनिवर्सिटी की यूजी की परीक्षा जिला हेडक्वार्टर में ही होती है। तो दूसरा सवाल है महोदय स्नातकोत्तर का, पीजी का, जो विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से छात्र हित में, एकेडमिक के हित में, विश्वविद्यालय हित में सफल और सक्षम आयोजन के मुख्यालय में होता है, यूनिवर्सिटी मुख्यालय में। और यह प्रतिवेदन आया है, विश्वविद्यालय उस पर संतुष्ट है कि हम सफल और सक्षम रूप से परीक्षा आयोजित कर पाते हैं। अब जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है महोदय, उस मामले में इतना कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से एक स्वायत्त संस्था विश्वविद्यालय है और उसका अपना क्षेत्राधिकार है। उसमें सरकार का हस्तक्षेप इन प्रशासनिक मामलों में नहीं हो पाएगा। इसलिए माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से इस बात से आप संतुष्ट हो। रहा विश्वविद्यालय को सलाह देने की बात, तो डिमांड ऐसा आ रहा है, अगर ऐसी आवश्यकता होगी विश्वविद्यालय को सरकार लिख के देगी, उस पर विचार करेगी विश्वविद्यालय। महोदय, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, विधानसभा जो है बिहार की सबसे बड़ी जो है संस्था है, और यहाँ जब बात कर रहे हैं तो मंत्री जी लाचारी दिखा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ के जो छात्र, आमतौर पर हम लोग सुनते हैं, महोदय आपका भी जिला है, आप पता करवा लिया जाए कि छात्रों की परीक्षा आमतौर पे ट्रेन कैंसिल के वजह से छूट जाती है और ज्यादा दिक्कत छात्राओं की होती है। स्टेशन से विश्वविद्यालय जो बना है काफी इंटीरियर एरिया में है महोदय, जहां 6 किलोमीटर बच्चों को पैदल चल के जाना पड़ता है। इस सारी कठिनाइयों को देखते हुए अगर मंत्री महोदय से अगर संभव है या सरकार से संभव है तो क्या इस पर जो है आदेश नहीं निर्गत किया जा सकता है? मैं तो समझ रहा हूं महोदय कि तमाम कठिनाइयों को देखते हुए इस पर आदेश निर्गत होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। हम गोपालगंज के लड़कों को 140 किलोमीटर, अगर वही एग्जाम गोपालगंज में होता, वही एग्जाम सिवान में हो जाता तो मोटरसाइकिल से भी बच्चे आकर के एग्जाम दे सकते थे। और अगर पीजी की ही बात है तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए कि बच्चों का वहां सुविधाजनक, पूरे बच्चों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महोदय मैं कह रहा हूं। ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री एक बार और आप बतला दीजिए जो इसके पहले जो कहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वास्तव में दूरी की जो बात करते हैं वह दूरी है, खास करके बच्चियों के लिए है। लेकिन आपने स्वायत्तता की बात कही, यह भी बात आपका कहना सही है, परंतु उनके जो समस्या वो दिखला रहे हैं गोपालगंज सिवान के लिए, वो दोनों वहां से चल करके जेपी यूनिवर्सिटी छपरा आते हैं। वास्तव में दूरी है, इसलिए आप भी नियम कानून के तहत सरकार भी बंधी हुई है, लेकिन सहानुभूति पूर्वक समस्या के कैसे निदान किया जाए इसके संबंध में जहां आपकी विचार की जरूरत होगी, सकारात्मक विचार अपने स्तर से देने का काम आप करेंगे। मैं माननीय मंत्री। ठीक है महोदय, महोदय विचार करेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह। माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है, लेकिन इस दिशा में अब लेकिन कहां से आ गया जब सकारात्मक है तो? सकारात्मक है, लेकिन इस दिशा में और बेहतर प्रयास की संभावना सरकार को खोजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार मंटू। पूरक जवाब नहीं मिला है, मंत्री से चाहेंगे एक बार जवाब पढ़ दे तो बेहतर होगा। जवाब नहीं मिला, मिल पाया सर। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 11-19 दिनांक 6/2/2019 के द्वारा बिहार मोटर यान संशोधन नियमावली 2019 के माध्यम से बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 68 के उपनियम 1 एवं 2 तथा नियम 69 के उपनियम 1 और 2
में संशोधन कर परमिट निर्गमन हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन जिला परिवहन पदाधिकारी को किया गया है। अस्वीकारात्मक एक ही कार्यालय में से वाहन का निबंधन एवं परमिट निर्गमन से होने वाले वाहन स्वामियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मंत्री परिषद के अनुमोदन से बिहार मोटरयान संशोधन नियमावली 2019 अधिसूचित किया गया है। इसके तहत मालवाहक वाहनों के मालवाहक परमिट राष्ट्रीय परमिट के निर्गमन की शक्ति का प्रत्यायोजन संबंधी जिला परिवहन पदाधिकारी को किया गया है। वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सभी निबंधित व्यावसायिक वाहनों के परमिट प्राप्ति के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए मालवाहक राष्ट्रीय परमिट निर्गमन की शक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रत्यायोजित की गई है। इससे वाहन स्वामी को परमिट हेतु प्रमंडलीय मुख्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। महोदय, एक पूरक है, पहले धन्यवाद देना चाहे मंत्री जी को, स्वीकारात्मक इन्होंने किया है, लेकिन कब तक, क्योंकि बिहार का मामला है, पूरे बिहार के माननीय मंत्री महोदया ने आपके प्रश्न का कब तक कोई समय सीमा निर्धारित कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि उन लोगों को खुशी होती और सब लोग मंत्री जी को मेरे साथ साथ धन्यवाद देते, क्योंकि पूरे बिहार का मामला है और सारे महान मालिक बिहार की जनता है और बिहार के प्रति सब लोग समर्पित रहते हैं। कब तक मुख्यमंत्री समझाना चाहते हैं? माननीय मंत्री महोदया, कब तक? जल्दी करवा देंगे। चलिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहार के वाहन मालिकों को। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मिल गया है ना, ये उत्तर आया हुआ। हाँ तब कुछ मैं माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न था महोदय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन की जो कमी है महोदय, उस पर मेरा प्रश्न था, जिसमें इन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय अध्यक्षों के संबंध में इन्होंने बताया कि 2789 स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल इनके पास 893 पुस्तकालय अध्यक्ष हैं महोदय, और 2007 में पद सृजन हुआ था महोदय, और नियोजन की कार्रवाई 2008 में प्रारंभ हुई महोदय, और 2019 में कहते हैं कि पूर्ण हो गया। तो अभी तक बहाली क्यों नहीं हुई महोदय? एक तो मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूं, कहां सरकार की कमजोरी है जो ये बहाली नहीं हो पा रही है, और ऊपर से महोदय इन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय जो नव स्थापित है महोदय, उत्क्रमित जो हुआ है, वो राज्य भर में 6421 है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है महोदय। पुस्तक का देख रेख नहीं होता है, माननीय विधायक भी पुस्तक भेजते हैं, उनके पास अपना भी पुस्तक है, वो सड़ रहा है, गल रहा है, एक भी पुस्तकालय अध्यक्ष कहीं नहीं है, और उसके कारण महोदय छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतना लंबा समय लगने का क्या कारण है, और उसमें जो त्रुटियां हैं उसको शीघ्र खत्म करके आप सभी जगह पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली करना चाहते हैं। और दूसरा मुद्दा है महोदय कि महाविद्यालय के संबंध में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, स्पष्ट है उत्तर में जो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा की है, उच्च विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, इस पर नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई, जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो सका। विलंब का मुख्य कारण अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं का दायर करना था। तो महोदय, याचिकाओं के मामले में अगर कोई निर्देश होता है, उसका अनुपालन सुनिश्चित होता है करना सरकार को महोदय। और जहां तक +2 की बात है, जो भले नए विद्यालय जो उत्क्रमित हुए हैं, उसमें जब नियोजन की कार्रवाई होने वाली है, जब नियोजन हो जाएगा तो कमी दूर हो जाएगी महोदय, मेरा ये कहना है। और विश्वविद्यालय के मामले में स्पष्ट है, अंतिम उत्तर का अंतिम में अगर पैराग्राफ देखेंगे महोदय, तो विश्वविद्यालयों में यूजीसी के अर्हता के आलोक में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु परिनियम गठित करने हेतु राज्यपाल सचिवालय को अनुरोध किया गया है। परिनियम गठित होने के उपरांत यूजीसी के अर्हता के आलोक में विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद पर नियुक्ति की जा सकेगी महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है महोदय, और विरोधाभास ये है महोदय कि एक तरफ तो ये माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि विविध
जो न्यायालय में बाद चला गया उसके कारण विलंब हो गया। और दूसरी तरफ महोदय इन्हीं के उत्तर में देखिए कि स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विवरणी विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, माने अभी अपलोड करने का काम भी इनका नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं विभाग सुस्त है और केवल न्यायालय का बहाना बना रही है शिक्षा विभाग। एक तो शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा बात लंबित है महोदय, लेकिन उसका सहारा लेकर माननीय मंत्री जी इस बहाली के विलंब को जनता को भ्रमित करना चाहती है और सदन को भी गुमराह कर रहे हैं महोदय। मैं इनका उत्तर जानना चाहता हूं कि कब तक आप इन सारे समस्याओं का निदान करते हुए सभी विद्यालयों, सभी महाविद्यालयों में ये पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली आप कर देंगे? सीधा माननीय मंत्री जी। महोदय, परिनियम गठन के उपरांत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इस तरह की सब कमियां दूर होंगी। और जहां तक +2 और माध्यमिक विद्यालय का सवाल है, तो वो महोदय जो नियुक्ति प्रक्रिया नियोजन नियमावली के तहत होगी वो अब अतिशीघ्र करेगी सरकार। आप एक जनहित में महोदय समाप्त हो गया। से ये जानना चाहता हूं कि जब तक आप बहाल नहीं करते हैं 11 महीने के लिए जितने माननीय विधायक हैं अपने अपने विद्यालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर सकते हैं, इसका वो पत्र निकाल दें। तब तक सभी माननीय विधायक को हक दे दे कि अपने अपने क्षेत्राधिकार में वो कर ले 11 महीने। महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा और आशा की है सरकार से, तो हमको नहीं लगता है कोई नियम परिनियम उसमें हमको सहयोग करेगा महोदय, तो फिर भी दिखवा लेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 मार्च 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री जनक सिंह, श्री कुंदन कुमार, श्री मोतीलाल प्रसाद, श्री केदार प्रसाद गुप्ता। आज सदन में राजकीय विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है, अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। कार्य स्थगन अमान्य कर दिया गया, नियमानुकूल नहीं है। माननीय नेता, सदन के अंदर पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे, उसके बाद लखीसराय, आज दोनों लखीसराय हैं, टकरा गए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप आ जाइए, आपको भी पढ़वा देते हैं। सदन के अंदर जब प्रश्न काल चलता है और पूरक प्रश्न जब पूछा जाता है तो माननीय मंत्री जी का व्यवहार जिस ढंग से होता है ये उचित नहीं है। महोदय, आज माननीय सदस्य बिहटा से कोइलवर और कोइलवर से छपरा, शक्ति से सतार, अलवर तक जाम का मामला उठाया। इस जाम से पूरा बिहार प्रभावित होता है महोदय। इसको संज्ञान में लेकर गंभीरता से जवाब देने की बजाय हम लोग जिस तरह के व्यवहार करते हैं, सरकार तो पूरी तरह से उदासीन, निष्क्रिय हो गया है, कोई जवाब के लिए तैयार नहीं है। बहुत खुश होंगे तो कहेंगे आके मिल लीजिएगा अकेले। ये इस तरह के व्यवहार से, और महोदय ये पूरा जाम रहता है, इस जाम पर सरकार की ओर से जवाब आनी चाहिए। दूसरा महोदय कि जो आज कार्य स्थगन दिया गया, बिजली का मामला है जो भारी वृद्धि का, सरकार का जवाब नहीं आ रहा है। और एक बड़ा गंभीर विषय है महोदय कि राज्य की वित्तीय हालत खराब है महोदय। बजट का 62% स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में व्यय होगा। राज्य पर कुल कर्ज के मुकाबले बजट का आकार मात्र 4575 करोड़ रुपया अधिक है महोदय। इस खराब वित्तीय स्थिति में सदन में चर्चा की मांग करता हूं। ऐसे काम कराएंगे, ये वर्गला रहे हैं। ये पूरी तरह से आज शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, डेवलपमेंट का विभाग हो, सब ठप है पड़ा हुआ, कोई काम नहीं कर रहा है महोदय। माननीय मंत्री, आप माननीय प्रहलाद यादव,
अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 5(2) के तहत खोडस बिहार विधानसभा में श्री मनीष कुमार एएसपी लखीसराय एवं श्री नीरज कुमार थाना प्रभारी लखीसराय थाना के विरुद्ध विशेष अधिकार हनन की सूचना को उज्जीवित करने का प्रस्ताव करता हूं। विशेषाधिकार हनन का विषय है जो माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव द्वारा उज्जीवित करने का प्रस्ताव है। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 5(2) के तहत उज्जीवित हुआ। श्रीमती मंजू अग्रवाल शून्यकाल पढ़ें। आप माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय भाई वीरेंद्र स्थान ग्रहण करें। नहीं, इसमें नेता प्रतिपक्ष, ये सदन का सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ। महोदय, विशेषाधिकार कमेटी में कई मामले चल रहे थे महोदय, और वो बहुत दिन से बैठक भी नहीं हुई, उस पर एक्शन भी नहीं हुआ। प्रोटोकॉल कमेटी बनाया गया था इसी सदन के सहमति से महोदय, जहां पर अभ्यावेदन और प्रोटोकॉल कमेटी पर विधायकों के समस्या का समाधान होने के लिए उस कमेटी को तो महोदय हम लोग गठित किए थे जब हम वहां पर थे। उस कमेटी को भी तो फिर से ला दीजिए ताकि अभ्यावेदन पर विचार कर सके। माननीय बिहार विधानसभा में नियमावली प्रक्रिया के तहत ऑलरेडी विशेषाधिकार समिति की गठन जो किया गया, जिसकी घोषणा भी सदन में की गई है। विशेषाधिकार समिति में जो मामले आए हैं, सदन जब समाप्त हो जाता है तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी रहेंगे, बातें करके और उसको कार्यान्वयन कराने के दिशा में हम लोग तिथि निर्धारित करने का काम करेंगे। और उसमें विशेषाधिकार के जितने मामले हैं उसको भी कमेटी देखेगी, और जो नियमानुसार एक्शन कार्यवाही होना चाहिए वो कार्यवाही होगी। श्रीमती मंजू अग्रवाल अपना शून्यकाल पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के तर्ज पर बिहार राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करती हूं। जी, क्या सूचना? माननीय सदस्य बहुत पुराने हैं और शून्यकाल चल रहा है। अच्छा, आप शांति बनाए रखें। 1 मिनट, क्या करना है? सूचना आपका क्या है? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में धोबहा थाना में अगरसंडा गांव है। कल वहां पुलिस गई थी और जा करके शराब वगैरह के बारे में वहां पर वो लोग चेकिंग कर रहे थे। कुछ लोग वहां पकड़ाए भी। उसके बाद में पुलिस ने वहां पर काफी लोगों के साथ में झक्का झूमर हुआ। काफी संख्या में वहां पर पुलिस को बुलवाया गया और पूरे गांव में घुस करके सारे घरों में लोगों को लाठी से पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। जो लोग निर्दोष थे उनको भी पीटा गया। 44 लोगों पर प्राथमिकी किया गया है और लगभग 150 लोगों पर अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरकार यहाँ बैठी हुई है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष हैं उन पर जो गलत किया गया है उन पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं और विश्वास करता हूं कि मंत्री जी इस पर कहीं न कहीं। माननीय सदस्य, आपने सूचना दिया। श्री रामचंद्र प्रसाद शून्यकाल पढ़ें। माननीय सदस्य राघवेंद्र बाबू, आपने सूचना दे दिया, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामचंद्र प्रसाद माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़िए। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत अशोक पेपर मिल रामेश्वर नगर 30 वर्षों से बंद है, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है। अतः मैं सरकार से न्यायालय में लंबित मामले को निष्पादन कराकर मिल को चालू कराने तथा इसके 471 कर्मियों के बकाये वेतन के भुगतान कराने की मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं सदन के माध्यम से वैशाली जिला अंतर्गत रसलपुर हबीब से भिखनपुरा बांध तक वाटरवेज बांध की जीर्णशीर्ण सड़क की मरम्मती और जीर्णोद्धार की मांग सरकार से करती हूँ। माननीय सदस्य श्री ललन कुमार नहीं पढ़े, पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत आवास सहायक, रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र, कार्यपालक सहायक आदि की सेवा परमानेंट करने की मांग करता हूं। श्री इजहारुल हुसैन माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के रायपुर पंचायत में किशनगंज ठाकुरगंज पीडब्ल्यूडी रोड से डुमनिया गांव होते हुए ईदगाह व नवोदय विद्यालय पीडब्ल्यूडी तक सड़क नहीं रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं उक्त स्थल में अतिशीघ्र पक्की सड़क निर्माण करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती रेखा देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के कार्य प्रमंडल मसौढ़ी के द्वारा डुमरा धमौल पथ से मखदूमपुर पथ का कार्य विगत 5 वर्षों से अधूरा है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि संवेदक पर कार्रवाई करते हुए पथ का निर्माण करावें। श्री अनिल कुमार माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बथनाहा विधानसभा के सोनबरसा प्रखंड के बगहा खाप खोपराहा से गुजरने वाली लखनदेई नदी के उराही का कार्य पिछले वर्ष करोड़ों की लागत से किया गया। बगहा से मोहचट्टी के बीच बांध ध्वस्त हो गया है। बाढ़ आने से पहले बांध के मरम्मत कराने की मांग जनहित में सरकार से करता हूं। शून्य काल में जो लिखे हैं ऊपर तो ठीक पढ़े, लेकिन अब नीचे उससे अलग हट रहे हैं। सर पुनः पढ़ दे। वही पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बथनाहा विधानसभा के सोनबरसा प्रखंड के बगहा खाप खोपराहा से गुजरने वाली लखनदेई नदी के उराही का कार्य पिछले वर्ष करोड़ों की लागत से किया गया। बगहा से मोहचट्टी के बीच बांध ध्वस्त है। बाढ़ आने से पहले बांध के मरम्मत कराने की मांग ये बात नहीं है। ये बात है कि मोहचट्टी के बीच बांध ध्वस्त कराने की मांग के संबंध में जी यही इसमें आप मैं सरकार से मांग करता हूं महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी और मंडला अंतर्गत व्यवहार न्यायालय का निर्माण पूर्णतः ग्रामीण एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत जोड़पुर मालपुर के स्थान पर मुख्यालय के समीप कृषि फार्म की भूमि या रेलवे स्टेशन शाहपुर पटोरी से 100 मीटर उत्तर में अंचल मंडल पटोरी द्वारा पूर्व के प्रस्तावित भूमि पर सरकार निर्माण करावे। माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य के 38 जिलों में विगत 8-9 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, अपर कार्यक्रम समन्वयक सहित अन्य कर्मियों एवं पदाधिकारियों को जनहित में स्थानांतरण की सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, रामनगर क्षेत्र में हुजूर मनचंगवा पंचायत गांव बा। हुजूर मनचंगवा गांव में गरीब सबके जमीन मिलल बा सरकार से। वो आदिवासी है लोग हुजूर, लेकिन उस सीमा सुरक्षा जो रोड बन रहा बा हुजूर, उस सारा गरीब के जमीन वही में पड़ गई बा। लेकिन जब जमीन पड़ गई बा तो ओकर कोई अनुदान नहीं के। हम हुजूर से मांग करतनी कि गरीब सबके फिर सरकार जमीन दे के कहीं ओकरा के बसावल जाओ और जमीन मिलो। माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल। नहीं, ललित नारायण यादव नहीं है, ललित नारायण मंडल है। पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सुल्तानगंज को अनुमंडल एवं सजावट थान बाथ एवं अकबर नगर को प्रखंड बनाने की मांग करता हूं। मोहम्मद अंजार नईमी।
अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला स्थापना के 33 वर्ष बाद भी हम किशनगंज जिला वासियों को 1904 का खतियान और 1952 से 1970 तक का केवाला पूर्णिया से लेना पड़ता है। कारणवश आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है। मैं सरकार से जिला मुख्यालय किशनगंज में ही केवाला मुहैया कराने की मांग करता हूं। श्री अजूत कुमार सिंह, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया जाएगा तो बहुत सारे सदस्य के शून्यकाल सुन लिए जाएंगे। राज्य के ग्रामीण इलाकों में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तहत 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास के लिए वार्ड स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के सिंगवानी पंचायत अंतर्गत नरकटिया ग्राम बीना देवी पति स्वर्गीय दिनेश ठाकुर को प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहे घर को दबंग और प्रशासन मिलकर नहीं बनाने दे रहा। अतः सरकार से मांग करती हूं कि बीना देवी का घर बनवाया जाए। श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के ऐतिहासिक गिरजा स्थान फुलहर बाग, तालाब एवं मंदिर के कई एकड़ भूमि अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराकर उसका सौंदर्यीकरण करने तथा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री मोतीलाल प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा वर्ष 2014 में कुल 13,120 पदों के लिए इंटर स्तरीय परीक्षा ली गई, जिसका विज्ञापन संख्या 06060114 है, परंतु नियुक्ति केवल 11,329 अभ्यर्थियों की हुई। शेष बचे 1,778 योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग सरकार से करता हूं। श्री राजीव कुमार सिंह। अब माननीय श्री मोतीलाल प्रसाद, शेष बचे हुए 1778 योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग के संबंध में ही काहे को आप करते हैं? मांग के संबंध में ये संबंध नहीं रहना चाहिए। चलिए, श्री राजीव कुमार सिंह, माननीय सदस्य। मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर प्रखंड के दुर्मट्टा पंचायत के दुर्मट्टा ग्राम में झगड़ावा चेक डैम से निकली वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री निरंजन राय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड मुख्यालय से 16 पंचायतों को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कटरा बगची के बीच बागमती लखनदेई नदी पर जनहित में उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री अश्विन देव। पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नगर पंचायत रानीगंज में स्थिति प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा रानीगंज के छोटे और जर्जर 4 दीवारी का जीर्णोद्धार कर उसी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खरिया जिला अंतर्गत खरिया मुख्यालय में सरकारी जमीन चिन्हित करते हुए जिला के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए हवाई अड्डा निर्माण की दिशा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु मैं सदन से मांग करता हूं। श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य। $5 लाख को बंद कर दिया गया। अतएव जनहित में मानवीय संवेदना को देखते हुए पुनः अंतरिम मुआवजा शुरू करने हेतु निर्देश जारी करने की मांग सदन के माध्यम से माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव। पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्राचीन देवी मंदिर से माले ऑफिस होते हुए रामगढ़ स्कूल एवं मलगना पैन तक PCC
तथा माले ऑफिसियल गना पैन तक नाली निर्माण की मांग करता हूं। श्री राम वृक्ष सदा, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के अलौली विधानसभा अंतर्गत अलौली प्रखंड मुख्यालय, हरिपुर बाजार, मोहरा घाट एवं खगड़िया प्रखंड के जलकौरा बेला में SBI बैंक शाखा खोलने की सरकार से और सदन से मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी। माननीय कौन पढ़वाएंगे ना, माननीय मंत्री प्रभारी स्वास्थ्य विभाग को उस हाउस में जाना है, इसलिए श्री नीतीश मिश्रा जी के ध्यानाकर्षण सूचना को पहले विचारार्थ लिया जाता है। विचार किया गया कि इनको पहले ले लिया जाए। माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा अपने सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के समग्र विकास के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के ससमय इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। पोरबंदर से सिलचर तक जाने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर से कोसी महासेतु के मध्य झंझारपुर NH 27 जो पुराना NH 57 था, पर वर्ष 2009 में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। साथ ही उच्चैठ बेनीपट्टी से उग्रतारा सहरसा जाने वाली NH 527 से निर्माणाधीन है एवं गोरखपुर सिलीगुड़ी प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे भी इसी क्षेत्र से गुजरेगी। यात्रियों के हित में झंझारपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र संख्या 28016/45/2009-11 दिनांक 23 जून 2009 के द्वारा 65 लाख रुपए की प्रथम किस्त भी निर्गत किया था। झंझारपुर NH 27 पर ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त मिलने के लगभग 14 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी कार्य रूप में नहीं आ सका है। अतः NH 27 पर झंझारपुर में स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर के संचालन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अररिया संग्राम जिला मधुबनी में ट्रॉमा सेंटर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर झंझारपुर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और कार्यरत है। महोदय, झंझारपुर में नया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माणाधीन है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि मुझे कुछ समय देंगे। मैं 14 वर्षों से इस कार्य को संपादित करने में लगा हूं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया ये सही है कि अररिया संग्राम में CHC निर्मित है। या तो मंत्री जी पूरे अपने अगर सरकार इस बात को मानती है कि वो जो CHC नहीं वो ट्रॉमा सेंटर है, तो आज सरकार ये भी स्पष्ट करे, क्योंकि जिला स्वास्थ्य विभाग कंफ्यूजन में है, क्योंकि वो CHC है या ट्रॉमा सेंटर है। और अगर CHC भी है अध्यक्ष महोदय, तो वहां पर जितने चिकित्सक पदस्थापित हैं उनका पूरा विवरण है मेरे पास। अगर माननीय मंत्री जी कहें तो मैं बता दूं कि कितने स्वीकृत पद हैं। जैसे अगर 12 चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं, जानकारी है महोदय, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पदस्थापित हैं, अध्यक्ष जानकारी है महोदय। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, का ध्यान आकर्षण है। सरकार से आग्रह होगा कि मेरी मूल भावना को समझे। 2009 का ये स्वीकृत है और प्रथम किस्त की राशि उस समय अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को भी निर्गत हुई। फिर प्रस्ताव आया कि इसको नेशनल हाईवे पर बनाया जाए ताकि ज्यादा लोगों को सुविधा होगी। मेरा मूल प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि ट्रॉमा सेंटर के संचालन नहीं होने से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि NH पे लगातार चाहे फुलपरास से लोग आ रहे हो या झंझारपुर की तरफ से फुलपरास और कोसी महासेतु की ओर जा रहे हो, प्रत्येक दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अगर सरकार मानती है ट्रॉमा सेंटर है, अध्यक्ष महोदय, ये सर्वविदित है कि ट्रॉमा सेंटर का एक प्रोटोकॉल है, उसके पद कितने होने चाहिए, वहां क्या व्यवस्था है,
या तो सरकार ये आज स्पष्ट करे कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर दोनों उसी में संचालित है, तब क्या उस अनुरूप जितने पद सृजित होने चाहिए दोनों अस्पताल को मिला के, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और ट्रॉमा सेंटर दोनों को मिला के जितने पद होने चाहिए क्या उतने कार्यरत हैं, और ये सरकार स्पष्ट कर दे अपने जिला स्वास्थ्य विभाग को कि वो ट्रॉमा सेंटर है या सीएचसी है या दोनों है। माननीय मंत्री मैंने माननीय सदस्य का भावना यही है कि झंझारपुर में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, जिसके लिए राशि भी गई हुई थी, जो माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण में जिक्र किया। मोदी मैंने स्पष्ट कहा कि झंझारपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर अररिया संग्राम हाईवे पर है, और माननीय सदस्य का जो उद्देश्य है प्रश्न का, वो उद्देश्य का पूर्ति करता है महोदय। और सीएचसी है वो ट्रॉमा सेंटर का मानक वो पूरा करता है। जो ट्रॉमा सेंटर का अवधारणा है वो अररिया संग्राम में जो सीएचसी है, जितने माननीय सदस्य कह रहे हैं स्वीकृत चिकित्सक है, उसमें मानक के मुताबिक आधारभूत संरचना है महोदय। और दरभंगा इनका झंझारपुर जो है उसी हाईवे के बगल में दरभंगा, वहां पर चिकित्सा महाविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है महोदय, उसमें भी ट्रॉमा सेंटर का है सारा मानक। तो माननीय सदस्य का स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई और प्रश्न नहीं बच जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मुझको ये स्पष्ट कर दे, शायद मेरी जानकारी ना हो, सरकार मुझे अवगत करा दे कि सीएचसी का मानक क्या है और ट्रॉमा सेंटर का मानक क्या है, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है। मैं प्रत्येक दिन जब भी क्षेत्र में होता हूं, मैं वहां से गुजरता हूं, एक्सीडेंट होता है, हम लोग को सूचनाएं आती हैं। तो माननीय मंत्री जी, ये सरकार ये स्पष्ट कर दे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या प्रावधान है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ट्रॉमा सेंटर का क्या प्रावधान है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दोनों के पद स्वीकृत कितने हैं और कितने लोग वहां कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, 14 वर्ष पहले की स्वीकृत योजना है, और मुझको ये नहीं कहा जाए सरकार इधर या उधर, जनता को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 14 वर्षों के बाद भी दोनों केंद्र, अगर वहां सीएचसी बना बहुत अच्छी बात है, सीएचसी है, ये कितना सिर्फ स्पष्ट कर दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अध्यक्ष महोदय। और नहीं तो मंत्री जी समय ले लें, अगर आज तैयार नहीं है तो समय ले लें, पुनः सरकार उत्तर दे, लेकिन इस विषय को अध्यक्ष महोदय कृपया स्पष्ट करा दें। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि ट्रॉमा सेंटर का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वही वहां अररिया संग्राम में ट्रॉमा सेंटर का सभी मानक फुलफिल करता है। माननीय सदस्य यदि चाहते हैं वहां कितने डॉक्टर के पद हैं स्वीकृत और कितने और कर्मचारी का, तो मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि 12 चिकित्सक का पद वहां स्वीकृत है महोदय, जो ट्रॉमा सेंटर का मानक का फुलफिल करता है महोदय। और उसमें 6 अभी कार्यरत हैं जो ट्रॉमा सेंटर के लिए चाहिए, वो वहां है। तो और अन्य कर्मचारी भी सारे लोग हैं महोदय। उसमें ये यदि जानना चाहते हैं तो सारा हम पदवार आपको बता दें, कितने टोटल कर्मचारी एएनएम जीएनएम कितने पदस्थापित है महोदय। 73 का महोदय है वहां लक्ष्य महोदय। तो मानक है कि ट्रॉमा सेंटर का, सबसे बड़ी बात है कि महोदय मधुबनी जिला में हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होना है। तो झंझारपुर में जहां माननीय सदस्य चाहते हैं कि ये ट्रॉमा सेंटर निर्माण हो, तो वहां चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण हो रहा है महोदय, और उसी में ट्रॉमा सेंटर का सब मानक पूरा कर रहा है महोदय। तो इस प्रश्न में और कुछ बच नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहिए अध्यक्ष महोदय। अब सरकार खुद अपने जवाब में विरोधाभास है। अगर ट्रॉमा सेंटर वहां संचालित है, सरकार का निवेश है, तो मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है 2 वर्ष लगेंगे, फिर वहां ट्रॉमा सेंटर बनाने की आवश्यकता क्यों है। दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के नेशनल हाईवे स्कीम के तहत है, और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक और ट्रॉमा सेंटर नरपतगंज में संभवतः घोषणा भी की है। तो अगर झंझारपुर मेडिकल कॉलेज और अध्यक्ष महोदय वो बनने में अभी 2-3 वर्ष लगेंगे, और जो पद स्वीकृति की बात है, मैं अगर एक मंत्री जी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो सीएचसी है या ट्रॉमा सेंटर है, अगर मंत्री जी ने अभी कहा ये ट्रॉमा सेंटर अध्यक्ष महोदय क्या पद है, और देख लीजिए समान सभी सदस्य बात से अग्री करेंगे, 12 पद है चिकित्सक के, जनरल सर्जन सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए महोदय कृपया करके, मेरी वेदना को समझे आप। जनरल सर्जन 2 हैं, मात्र 1 पद स्थापित है। सर्जन ऑर्थोपेडिक 1 भी नहीं है, एनेस्थेसिस्ट 1 भी नहीं है, सामान्य चिकित्सक 6 होने चाहिए, 5 है। तो क्या ये सरकार का ट्रॉमा सेंटर है जहां पर 1 भी ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, वहां पर एनेस्थेसिस्ट नहीं है,
और कोई भी वहां जाता है आप उसको रेफर डीएमसीएच कर देते हैं। तो सरकार स्पष्ट कर दे कि बिहार में यही ट्रॉमा सेंटर है, तो हम लोग मान लें कि यही ट्रॉमा सेंटर है। मैंने मंत्री जी से ये कहा कि आप हमको ये स्पष्ट कर दीजिए कि ये सीएचसी है या ट्रॉमा सेंटर है, और अगर आप कह रहे हैं कि ये दोनों है, तो मैंने तो स्पष्ट पूछा अध्यक्ष महोदय कि दोनों का मापदंड अलग होगा। अगर केंद्र सरकार की ही योजना है अगर सीएचसी, तो फिर भारत सरकार क्यों कहती कि ट्रॉमा सेंटर आप वहां बनाइए? एक ही सेंटर मेरा काम करता, या तो ट्रॉमा सेंटर काम करता या सीएचसी काम करता। तो सरकार ने दोनों के लिए एक ही जगह पर राशि क्यों व्यय की? आप उस अस्पताल को कहीं और बना सकते थे। माननीय सदस्य, आपने काफी समय लिया और माननीय मंत्री का कहना है कि ट्रामा सेंटर के जो मानक है वह मानक उसमें है। पर भी मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको अपने स्तर से दिखलवा लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय 14 वर्ष अध्यक्ष महोदय, चौथा टर्म है मेरा अध्यक्ष महोदय, और मैं लोगों के हित के लिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। सरकार मैंने कहा आसन से कि मंत्री जी उसको आप दिखलवा लीजिएगा। 14 वर्ष से माननीय सदस्य ने जो चर्चा किया है 14 वर्षों का, तो आप दिखलवा लीजिएगा। नियमानुसार जो बातें होगी वही कीजिएगा। माननीय मंत्री जी का जो जवाब था, लेकिन मिशन 61 और मिशन 62 चालू हो गया। स्वास्थ्य विभाग जहां था उससे नीचे जा रहा है, पूरी तरह से फेल है व्यवस्था। लेकिन मिशन 62 चला गया, इसलिए इनकी गलती नहीं, इनको तो जो आया वो पर। बस बैठा जाए, बहुत ठीक हो गया। नहीं आप नहीं को स्पष्ट कर दे कि वो दोनों है या दोनों अलग अलग। इतना माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि ट्रामा सेंटर में जो आवश्यकताएं और जो सैंक्शन, जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए उसमें है। तो इसके बाद भी मैंने कहा कि माननीय सदस्य के जो मामले हैं थोड़ा मंत्री जी अपने स्तर से दिखलवा लीजिएगा, और जो नियमानुसार होगा उस दिशा में सरकार कार्रवाई करे। माननीय सदस्य श्री भाई वीरेंद्र की सूचना, शायद सूचना पढ़ दी गई है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग समय चाहिए। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार मोहन उर्फ सुदय यादव अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला में मां श्यामा मंदिर न्याय समिति द्वारा बरती गई अनियमितता की जांच हेतु अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में एक आप माइक पर पढ़ें सुदय जी। हाँ, एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस न्याय समिति के कार्यकलाप की विस्तृत जांच किए जाने पर जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। न्याय समिति द्वारा रोकड़ पंजी में सभी राशियों को अंकित नहीं किया गया है। जहां सीए से ऑडिट कराए जाने पे 2016-17 में कुल राशि 1,90,98,764 होनी चाहिए, वहां न्याय समिति द्वारा मात्र 1,27,516 रुपये ही होने का उल्लेख किया है। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच प्रतिवेदन पर सहमति देते हुए जिला पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक 40/19 दिनांक 13/9/2019 द्वारा अध्यक्ष धार्मिक न्याय परिषद को भेजा गया, परंतु न्याय परिषद द्वारा पुनः पुराने सदस्यों को रखते हुए नए सिरे से मंदिर न्याय समिति का पुनर्गठन किया, जिसके कारण श्रद्धालुओं के करोड़ों रुपए की जो अनियमितता हुई है इसकी जांच होना संभव नहीं होगा। अतः मां श्यामा मंदिर न्याय समिति दरभंगा द्वारा बरती गई अनियमितता की जांच कराते हुए न्याय समिति का पुनर्गठन स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को नामित करते हुए किए जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री विधि विभाग। महोदय, समय चाहिए। माननीय मंत्री विधान परिषद। समय चाहिए माननीय।
माननीय सदस्य शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम। अध्यक्ष महोदय, दादा के पास आइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किंतु दरभंगा के मौलागंज में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बैनर लगाया गया और जुलूस भी निकाला, जो पूर्णतः असंवैधानिक है और एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला कृत्य है। अतः मैं सरकार से ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। महोदय, कल भी वहां नारे लगाए गए हैं, यह अच्छा नहीं है। आपने पढ़ दिया। श्री सुरेंद्र मेहता माननीय सदस्य नहीं है। रामवृक्ष सदा ही। श्री राम रतन सिंह माननीय सदस्य। बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधानसभा अंतर्गत बरौनी प्रखंड के अमरपुर पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिर्जापुर में विद्यालय का 4 दीवारी एवं मुख्य द्वार का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की मानदेय करीब 20 महीनों से बकाया है। अविलंब भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के ग्राम बनवारी पट्टी थाना केवटी के कृष्ण कुमार शाह पिता महेंद्र शाह की हत्या गिरफ्तार करने तथा जेल में मारपीट से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखाया है, जो गहरी साजिश है। इस हत्या की जांच सीबीआई से कराने तथा दोषी को सजा देने की मांग करता हूं। महोदय, इसमें जेल में जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय थाने पर मारपीट किया गया, फिर जेल गया, जेल में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। कई बदन पर निशान है महोदय। के तहत उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। माननीय सदस्य, आपने शून्यकाल पढ़ दिया। इसीलिए इसकी जांच महोदय सीबीआई से कराकर दोषी को सजा करा दे। उसकी पत्नी बार-बार FIR भी दर्ज नहीं हुआ महोदय। श्री जय प्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के खैरा पंचायत में शारदा चौक से खैरबन्ना जाने वाली सड़क में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए अरनमा धार में पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत NH 57 सिमरी चौक पर आए दिन फुट ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण कई लोगों की मृत्यु सड़क पार करने में हुई है। सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि जनमानस के हित में उक्त जगह पर फुट ओवर ब्रिज का बनवाई जाए। माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत NH 31 पर आए दिन सड़क दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल मरीजों को ट्रॉमा सेंटर के अभाव में जान गंवानी पड़ती है। अतः बेगूसराय में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, जिला सहकारिता पदाधिकारी बेगूसराय पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय के प्रबंध निदेशक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, मगर विभाग से कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः उक्त पदाधिकारी पर जांचों उपरांत कार्रवाई की सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, सिवान सहित बिहार के सभी जिलों में वर्षों से कार्यरत ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र रात्रि प्रहरी और स्कूल प्रहरी विभिन्न मौकों पर प्रशासन का सहयोग करते हैं, पर उन्हें कोई मानदेय या दैनिक भत्ता नहीं मिलता है। इन्हें बिहार के चतुर्वर्गीय कर्मचारी में प्राथमिकता एवं मानदेय की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला सहित अनुमंडल अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए शेड बना हुआ है, परंतु आज तक
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन नहीं किया गया है। बने हुए शेडों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नरकटियागंज क्षेत्र में अवस्थित टीपी वर्मा कॉलेज में बीएड की पढ़ाई के लिए 100 अतिरिक्त सीट बढ़ाने के लिए मैं सरकार से सदन के माध्यम से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, काराकाट प्रखंड के पंचायत देव के ग्राम देव मार्कंडे में पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु बिहार सरकार की जमीन चयनित हुआ। मीठी जांचों उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति के साथ राशि भी विमुक्त किया गया। उक्त भूमि पर लेआउट अभी तक नहीं हुआ है। मैं पंचायत सरकार भवन बनाने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत अंचल संदेश के गांव फुलाड़ी और नूरपुर, अंचल अगियाओं के मुजफ्फरपुर और ननौर के सैकड़ों गरीबों को 1974-75 में ही सोन दियरा की कृषि भूमि का पर्चा दिया गया था। अभी रसीद नहीं दिया जा रहा है। सभी पर्चाधारियों को उक्त जमीन का रसीद निर्गत करने की मांग करता हूं। सीओ महोदय 1 लाख रुपया घूस मांग रहे हैं और 25 साल तक रसीद कटा था, अब नहीं कटा जा रहा है महोदय। माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर पटोरी पंचायत के योगी चौक से मिल्किया पोखर शिवरामा होते हुए अरविंद चौक की लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण राहगीरों को काफी कठिनाई होती है। अतः जनहित में उपरोक्त सड़क के जीर्णोद्धार की मांग करता हूँ। श्री गोपाल रविदास। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत पुनपुन सुरक्षा बांध से ग्राम धरायचक माधोपुर भाई ईसापुर फुलवाड़ी शरीफ थाना रोड जो RW रोड है उसे पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर निर्माण की सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम। महोदय, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों, प्रखंड मुख्यालयों एवं जिला न्यायालयों के परिसर में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा लगाने की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि भीम अनुयायी बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा लगा सके। मैं सरकार से मांग करता हूं महोदय, और संजोग अच्छा है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और इसकी स्वीकृति कैबिनेट से प्रदान करेंगे महोदय। अब नहीं लगाने दिया जा रहा है, बाबा साहेब का मूर्ति कहीं लगाने नहीं दिया जा रहा है। स्थान ग्रहण करें। श्री विनय बिहारी, माननीय सदस्य। आवाज अपने से माननीय अध्यक्ष महोदय, करने की क्या आवश्यकता? वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार देते हुए 7/2 मानदेय बढ़ोतरी मरणोपरांत 5 लाख रुपया, नल जल आंगनबाड़ी जन वितरण दुकान व विद्यालयों से संबंधित कार्यों के लिए अधिकृत किया जाए। सदन के माध्यम से मैं इसकी मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश में वैक्सीन कुरियर कर्मियों की कुल संख्या 10,800 है। ये आंगनबाड़ी केंद्र या चयनित टीकाकरण स्थल पर बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण हेतु वैक्सीन पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनका मानदेय मात्र 90 रुपये दिए जाते हैं। मैं इन्हें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करने की सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्त। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बैरगेनिया नगर निकाय के जमीन पर महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बंसी चाचा के नाम से पार्क बनाकर उनका आदमकद प्रतिमा लगाने एवं बैरगेनिया रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद बंसी चाचा के नाम की अनुशंसा केंद्र से करने की सरकार से मांग। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद। आरा नगर निगम के वार्ड 40 के पूर्वी नवादा निवासी
श्री राधे श्याम शर्मा का 19 वर्षीय पुत्र कुमार आदित्य 26 मार्च 2023 को शाम में बाजार गया था, लौटकर नहीं आया। कुमार आदित्य की सकुशल बरामदगी की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में अप्रैल से प्रस्तावित 24% महंगी बिजली की नई दर को वापस लेते हुए बिहार में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिए जाने की सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री राजू कुमार सिंह अपना शून्यकाल बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, जाति आधारित जनगणना अंतर्गत बिहार के लोहार जाति के लोगों के खतियान में जाति लोहार लिखे होने के बावजूद भी उन्हें कमार जाति की उपजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है, जबकि इसका कमार जाति से कोई भी संबंध नहीं है। अतः जनहित में मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोहार जाति के लिए अलग से कोड निर्धारित कर इनकी जातिगत जनगणना कराई जाए। माननीय सभापति शून्यकाल समिति। नहीं है। अरे कहाँ है जो अभी पढ़वाए उनका कहाँ है? अभी जो पढ़वाए। माननीय सदस्य श्री सुरेंद्र मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा प्रखंड के गोविंदपुर 3 पंचायत में आलमपुर कान्हू टोला वार्ड नंबर 15 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अतः NH 31 NH से लेकर आलमपुर कान्हू टोला तक भूमि अधिग्रहण कर पथ का निर्माण करने के लिए सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री राजू कुमार सिंह जी, भविष्य के लिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो शून्यकाल दिया 66 शब्द है, पर भी मैंने सोचा कि आपको पढ़वा दूं। पढ़वा दिया। भविष्य में 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति शून्यकाल समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत शून्यकाल समिति का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित 96वां प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग से संबंधित 97वां प्रतिवेदन, कला संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित 98वां प्रतिवेदन, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 99वां प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 100वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।